ये कहानी साकिब साहब की कहानी है और ये इतनी हॉरिफिक कहानी है। जब ये कहानी उन्होंने मेरे साथ शेयर की तो इस कहानी को पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक ये मुझे एहसास होता रहा कि अल्लाह ना करे हमारी आपकी किसी की भी ज़िंदगी में अगर कोई इस तरह के वाक़यात पेश आएँ तो उसका क्या हाल हो सकता है। इससे पहले हम साकिब भाई की इस बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस ऑडियो को लाइक कर दें। यह कहानी साकिब साहब की कहानी है और ये कहानी 1971-72 की कहानी है। ये बताते हैं कि उस दौर में मैं महज 14 या 15 साल का था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अक्सर अपने नाना नानी यानी मामू के घर में रुकने के लिए जाया करता था। अब ये जो घर था जो कि नाना नानी का घर था, ये एक बहुत बड़ा बंगला था या आप कह सकते हैं कि प्री पार्टीशन हवेली नुमा एरिया था। कहा जाता था कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो पार्टीशन से पहले ना सिर्फ की गई थी बल्कि यहाँ पे गए वक्तों में एक गैर मुस्लिम फैमिली रहा करती थी। ये जो हवेली थी या ये जो मैंशन था ये कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था कि जब आप मेन डोर के ज़रिए अंदर दाखिल हो तो एक सहन नुमा एरिया मौजूद था। उस सहन से गुजरने के बाद लेफ्ट साइड पे एक गोल जीना मौजूद था जो कि छत की तरफ या फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाया करता था, जबकि सीधे हाथ पे एक वॉशरूम और एक किचन मौजूद था। अगर आप मज़ीद आगे बढ़ें तो इन सीढ़ियों के बाद जो हिस्सा था वहाँ पे कुछ कमरे मौजूद थे। इन कमरों की जो बैक साइड थी तो उस बैक साइड पे एक गैलरी मौजूद थी और अक्सर वहाँ पे कचरा वगैरह या जो पत्ते वगैरह हैं वो पड़े हुआ करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि मैं नाना नानी के घर में रुकने जाया करता था तो मुझे जो जगह या जो कमरा सोने के लिए दिया जाता था ये एग्जैक्टली उस जगह मौजूद था कि अगर आप खिड़की को खोलें या खोल के रखें तो सामने जो सहन मौजूद है या जो जीना मौजूद है उसको आप बआसानी कमरे के अंदर से देख सकते थे। तो वैसे ही एक शदीद सर्दियों का सीज़न चल रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने नाना नानी के घर में रुकने गया हुआ था। मेरे जो नाना नानी थे, ख़ास तौर पे जो मामू थे, ये लोग इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाते और कुछ देर के बाद सो जाया करते थे। ज़ाहिर सी बात है नमाजी परहेज़गार थे, नमाज की पाबंदी किया करते थे तो इनको सुबह फजर के लिए भी उठना होता था। उस दौर में भी जबकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही कोई इस तरह का मीडिया था, कोई इस तरह का मीडियम मौजूद नहीं था, मेरी आदत थी कि मैं रात को 9, 10, कभी कभी 11 बजे तक जागा करता था। तो वैसे ही उस रात हुआ कि मेरे सारे के सारे ननियाल वाले सो चुके थे और मैं अकेला उस कमरे के अंदर मौजूद था जहाँ से मुझे सहन या जीना बआसानी नज़र आ रहा था। ज़ाहिर सी बात है जब आप कमरे के अंदर मौजूद हो और अगर आपको बाहर की तरफ से कोई हिस्सा नज़र आ रहा हो या बाहर का कोई मंज़र बआसानी दिखाई दे रहा हो तो ना चाहते हुए भी आपकी जो निगाहें वो बाहर की तरफ या उस मंज़र की तरफ मुतवज्जा ज़रूर हुआ करती हैं। तो वैसे ही एकदम से जब मेरी नज़र बाहर की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई शेड सा है जो मुझे सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ज़ाहिर सी बात है गोल जीना था और गोल जीने पे अगर आपने कभी सफ़र किया हो या गोल जीने को क्रॉस किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप गोल जीने के ज़रिए नीचे उतरा करते हैं और अगर ऊपर लाइट या चांद की रोशनी मौजूद हो तो आपका शेड नीचे बआसानी पड़ा करता है। तो जैसे ही मुझे ये शेड नुमा हिस्सा या कुछ शेड नज़र आया तो मैंने एग्जैक्टली ऊपर यानी जहाँ से जीना शुरू हुआ करता था वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ देखना शुरू कर दिया। खैर जैसे ही मेरी नज़र उस जीने के ऊपर वाले हिस्से पे पड़ी तो उस नज़र के साथ साथ मुझे एक आवाज़ सी अपने कानों में महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई झंकार है, कोई पायल या घुंघरू है जिसकी आवाज़ मुसलसल मेरे कानों से टकराने लगी थी। अब जाहिर सी बातें आवाज़ भी आ रही थी और किसी के आने का एहसास भी मुझे हो रहा था और वाकई में ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते 30 सेकंड के अंदर अंदर एक अजीब सा वजूद ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू करता है। सबसे पहले मेरी नज़र जब उस वजूद के पैरों की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके जो पैर हैं वो बकरी नुमा पैर हैं, जैसे कि किसी बकरी के पैर हुआ करते हैं।
कुछ वैसे ही पतले पतले अजीब से पैर थे और ऐसा लग रहा था उन पैरों में घुंघरू या पायल वगैरह डाली गई है। जैसे कि आमतौर पे ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, इन जानवरों में आपने देखा होगा कि घुंघरू वगैरह पाँव में डाल दिए जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि बावजूद इसके इसका जो धड़ था वो एक बकरे या बकरी नुमा था। लेकिन उसका जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत का चेहरा किसी बकरे के ऊपर लगा दिया गया हो। कुछ अजीब सा इंसानों जैसा, औरतों जैसा चेहरा उस बकरी के चेहरे की जगह मौजूद था। और अजीब बात ये थी कि उस चेहरे पे जो आंखें मौजूद थीं, ऐसा लग रहा था ये आंखें मुसलसल ऊपर चढ़ी हुई हैं। इन आँखों की जो आई बॉल्स हैं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद मुझे दिखाई दे रही थी। कुछ अजीबुल खलकत वजूद था जो मुसलसल ऊपर से नीचे की तरफ घूमता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा था। अजीब बात ये थी कि ये जो शदीद सर्दी के अंदर माहौल था, तो इस माहौल में ये जो आवाज़ थी, जाहिर सी बात है पूरे घर में, पूरी हवेली में, पूरे मेंशन में गूंज रही होगी। लेकिन मुझे ही ये आवाज़ वाज़े तौर पे सुनाई दे रही थी और ये जो भी मखलूक थी इसको मैं बआसानी अपनी आंखों के सामने ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए देख पा रहा था। एक लम्हे के लिए मैंने अपने आप को झटका कि शायद मैं नींद के अंदर हूँ या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि बावजूद इसके कि मैंने अपने आप को झटका या अपने आप को एक चुटकी नोच के जगाना चाहा, वाकई में वो एक अजीब सी मखलूक थी जो ऊपर से नीचे चलती चली आ रही थी। उसकी जो रफ्तार थी बहुत स्लो थी, लेकिन जैसे जैसे वो पाँव रख रही थी तो इन घुंघरुओं की वजह से मुसलसल एक छन छन की सी आवाज़ मुझे महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वो मखलूक नीचे आ रही थी, इस सर्दी में भी मुझे ऐसा लग रहा था देखते ही देखते मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। एक अजीब हालत थी, एक अजीब कैफियत थी और ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ये मखलूक नीचे आ रही है तो जब ये बिल्कुल नीचे आएगी, यानी सहन में मेरे कमरे के या इस खिड़की के सामने मौजूद होगी, तो हो सकता है ये अगले ही लम्हे मेरी जान ले ले या मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। खैर ये सोचते ही मैंने जल्दी से न सिर्फ खिड़की को बंद किया, बल्कि जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैंने मुसलसल उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। आप यकीन करें कि मुझे बाकायदा खिड़की पे नॉकिंग का सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो मखलूक बाकायदा नीचे आ चुकी है और मुसलसल खिड़की को नॉक कर रही है। अल्लाह जानता है कि जब तक फजर की अजान नहीं हुई या जब तक सुबह का टाइम नहीं हुआ और जब तक मेरे नाना नानी मामू वगैरह नमाज के लिए नहीं उठे, मुसलसल मेरे ऊपर एक अजीब सी कपकपी तारी रही और मुझे अपने कमरे में उस मखलूक के होने का एहसास होता रहा। अल्लाह अल्लाह करके जब फजर हुई और मेरे घर वाले जागे तो मैंने हिम्मत करके अपनी नानी को जो कुछ मैंने महसूस किया था उसके बारे में बयान कर दिया। अजीब बात यह थी कि नानी ने जब ये पूरा वाक़या, पूरा साहनिया सुना तो सुनने के बाद उन्होंने मुझ पे दम दुरूद किया और मुझे कहा कि इस बात को नज़रअंदाज कर दो और कभी भी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। बज़ाहिर उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस मखलूक के बारे में वो पहले से न सिर्फ जाना करती हैं, बल्कि बहुत कुछ है जो उनके पास बताने के लिए हैं और वो हमें इस बारे में शायद अभी बताना नहीं चाहती। और ऐसा ही था कि जैसे जैसे वक्त गुज़रा, इस मखलूक के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हमारे घर वालों ने न सिर्फ अपनी आंखों से विटनेस की, बल्कि नानी ने इस दुनिया से रुखसत होने से पहले पहले बहुत सारे किस्से हमें उस मखलूक के बारे में सुनाए थे। और मेरी कोशिश है कि मैं अगली एपिसोड के अंदर बाकी जो किस्से हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम सना है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये 1998 की है, यानी आपसे आप कह सकते हैं कि तकरीबन 26 या 27 साल पुरानी कहानी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग उस दौर में वाटर पंप पे रहा करते थे, यानी वाटर पंप के ऊपर जो फ्लैट्स मौजूद हैं, एक मशहूर फ्लैट में हम लोग रहा करते थे। जब मैंने अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आई तो मेरा ये ख्याल था कि मैं सर सैयद कॉलेज या किसी और कॉलेज में एडमिशन लूँगी।
लेकिन मेरे भाई, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, उनका ये ख्याल था कि फेडरल बी एरिया यानी हमारे ब्लॉक के अंदर ही ग्राउंड के साथ एक कॉलेज मौजूद है जो कि घर के करीब भी है और तुम वहाँ पे एडमिशन ले लो। हालांकि जो कॉलेज था, इसका जो स्टैंडर्ड था वो इतना हाई नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरे भाई को या मेरे फादर को मेरे साथ जाना होता, तो मैंने कहा कि मैं एडमिशन ले लेती हूँ। जाहिर सी बात है, इंटर के अंदर आप किसी भी कॉलेज के अंदर मौजूद हो, आपको पढ़ाई तो खुद ही करनी होती है। अब शुरू शुरू में जब मैंने उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, तो आपको पता है कि स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर या उसके निज़ाम तालीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ करता है। मुझे शुरू शुरू में लगता था कि जैसे कॉलेज में आने के बाद मुझे आज़ादी मिल गई है, मैं बहुत आसानी के साथ छुट्टियां कर सकती हूँ, जब चाहूँ क्लासें लूँ, जब चाहूँ क्लासों को बंक कर दूँ। तो ऐसे ही टाइम गुजरता चला गया, आहिस्ता आहिस्ता करके 1 महीना, 2 महीना और बिलाखिर 3 महीने गुजर गए। मेरी जो तवज्जो थी स्कूल के मुकाबले में कॉलेज के अंदर पढ़ाई के ऊपर ना होने के बराबर थी। अब घर वालों का ये प्रेशर था या घर वालों की ये विश थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इंटर में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, ताकि उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से मुझे कोई ना रोक सके। वैसे ही हुआ कि जब मज़ीद टाइम गुजरा और मुझे अंदाज़ा हुआ, तो मैंने अपने तौर पे जो तैयारी थी उसको करना शुरू कर दिया। इसी दौरानी में जब मैंने एकदम से अपना जो फोकस था वो पढ़ाई के ऊपर कर लिया था, तो मुझे कॉलेज के अंदर भी कुछ लड़कियां इस तरह की मिल चुकी थी जो कि मेरी तरह मेहनत करती थी, जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी और जिनका गोल यही था कि अच्छे नंबरों से इंटर में पास होना है। अक्सर ऐसा होता कि हम लोग काफ़ी देर तक कॉलेज में बैठे रहते, ख़ास तौर पे जब तक लाइब्रेरी खुली होती, तो हम यानी मेरी दोस्तें और मैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते रहते। और जब लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम हो जाता यानी 2:30-3 बज जाते, तो उसके बाद हम लोग सामने का जो एरिया है जहाँ पे बेंचेस लगी हुई थी, जो कि एक दरख्त के नीचे मौजूद थी, हम वहाँ बैठ के घंटों तक पढ़ते चले जाते। अक्सर ऐसा होता कि मैं 4 बजे, 4:30 बजे और कभी कभी 5 बजे अपने इस कॉलेज से अपने घर आया करती थी। मेरे घर वालों को पता था कि मैं शुरू से ही स्टडी के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ और उनको अंदाज़ा था कि मेरा जो सर्किल है वो बहुत अच्छा सर्किल है। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दोपहर के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। मैं अपनी 2 दोस्तों के हमरा उसी बेंच के ऊपर बैठी हुई स्टडी कर रही थी, तो मुझे एकदम से वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। अब ये जो वॉशरूम था या इसका जो हिस्सा था ये कॉलेज से सेपरेट था, और अजीब बात ये थी कि यहाँ पे ना ही कोई लॉक मौजूद था, बल्कि जो चाहे यहाँ पे आके इस वॉशरूम को इस्तेमाल कर सकता था। खैर, मैंने कुछ देर के बाद जब वॉशरूम की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो मैंने अपनी दोस्त को भी कहा कि ज़रा मेरे साथ वॉशरूम तक चलो। वो कहने लगी कि यार तुम जल्दी से होके आ जाओ, मैं यहाँ पे ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब जब मैं वॉशरूम के अंदर दाखिल हुई और वॉशरूम में जैसे ही एंटर होते हैं तो सामने एक गिलास यानी शीशा लगा हुआ था। अब जैसे ही मेरी नज़र उस शीशे के ऊपर पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे भी कोई आ रहा है, यानी कि मैं अकेली नहीं थी, मेरे पीछे शायद मेरी दोस्त मौजूद थी या फिर कोई और लड़की थी जो एग्जैक्टली मेरे पीछे चलती हुई आ रही थी। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने दोबारा से नीचे देखने के बाद शीशे की तरफ देखा, तो एक तो मेरा इमेज था यानी मैं अपने शीशे के सामने मौजूद थी, जबकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे एक लड़की खड़ी हुई है। कुछ अजीब तरीके से बिखरे बिखरे से उसके बाल थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से खून निकल रहा है। इसके साथ साथ उसके जो कपड़े थे या उसका जो यूनिफॉर्म था वो बाकायदा कॉलेज का यूनिफॉर्म था, लेकिन ऐसा लग रहा था जगह जगह से उसके कपड़े फटे हुए हैं। एक लम्हे के लिए मेरी समझ नहीं आया कि मेरे पीछे ये कौन लड़की मौजूद है। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो पीछे ना ही वो लड़की मौजूद थी और ना ही ऐसा लग रहा था जैसे अब से पहले वो यहाँ पे मौजूद रही होगी। हालांकि जब मैं शीशे की तरफ देखती तो मुझे नज़र आती, और जब मैं पलट के पीछे की तरफ देखती तो ऐसा लगता जैसे वो गायब हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि 25 या 30 सेकंड मैंने मुश्किल से वहाँ पे गुजारे होंगे, और इस दौरानिए में मैंने 3 दफ़ा शीशे के अंदर उस लड़की को देखा। उसके बाद वॉशरूम में क्या जाती, मैं एकदम से पलटी और चीखती हुई भागती हुई अपनी दोस्तों के पास आ गई। जब मैं अपनी दोस्तों के पास आई तो मेरी सांस फूली हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बीपी लो होना शुरू हो चुका है। और मेरी दोस्तों को जब मैंने हाँफते काँपते जैसे तैसे ये सारा वाक़या बताया,
तो वो कहने लगी कि हमने भी सुना है कि इस कॉलेज के अंदर अक्सर वॉशरूम में एक लड़की नज़र आती है और उसका हुलिया बिल्कुल हूबहू वैसे ही होता है जिस हुलिये की लड़की को तुमने अभी कुछ देर पहले वहाँ पे देखा था। आप यकीन करें कि जैसे तैसे मैंने 5 या 10 मिनट मुश्किल से उस कॉलेज के अंदर गुजारे होंगे। उसके बाद मैंने जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि इस कॉलेज से मेरे घर का जो रास्ता था मुश्किल से 10 या 15 मिनट का रास्ता था, लेकिन ऐसा लग रहा था इन 10-15 मिनट के अंदर अंदर मेरे जिस्म में हरारत शुरू हो चुकी है और मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो चुका है। इस वाक़ये के बाद से मैंने उस कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा रुकने से या एक्स्ट्रा टाइम देने से माजरत कर ली थी।